आरजेएस की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रहता है, लॉ तो पढ़ लिया, पर कोर्ट में होता क्या है? असल में न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं होता, बल्कि कोर्ट की प्रक्रिया में होता है। और आज हम इसी प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 4 के साथ। ये वो धाराएं 51 से 73 हैं जो जमीन से जुड़े हर केस की बुनियाद रखती हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अब धाराओं में सीधे कूदने से पहले एक पल के लिए ये सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी एक बहुत मजबूत केस जिसमें सारे सबूत आपके पक्ष में हो, वो भी सिर्फ एक छोटी सी प्रोसीजरल गलती की वजह से खारिज हो जाता है? ये वाकई में हैरान करने वाली बात है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रक्रिया, ये जो प्रोसीजर है, ये कोई खाना पूर्ति नहीं है। ये न्याय के पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रोसीजर इतना ज़रूरी है ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि कोर्ट कहाँ बैठ सकती है, केस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और सबसे ज़रूरी, समन कैसे भेजे जाते हैं। इसके बाद हम इस एक्ट का सीपीसी के साथ रिश्ता देखेंगे, फिर एक वकील के जूते पहनकर एक केस को समझेंगे और हाँ, आखिर में वो सारे ज़रूरी पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा के लिए सीधे सीधे काम आएंगे। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है, नोट्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये प्रोसीजरल कानून आखिर है क्या भला? देखिए, इसे आप न्याय के सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज़ या मैक ओएस चाहिए, वैसे ही कोर्ट को सही ढंग से चलाने के लिए प्रोसीजरल कानून चाहिए। यही वो नियम हैं जो तय करते हैं कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हो, हर कदम पहले से तय हो और किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी ना हो पाए। और यही काम करता है हमारा अध्याय 4। ये धारा 51 से 73 तक समझ लीजिए कि एक तरह की रूल बुक है, एक यूनिफॉर्म गाइड बुक। ये पक्का करती है कि चाहे आप जयपुर में हो या जोधपुर में, राजस्व कोर्ट की प्रक्रिया एक जैसी ही रहेगी। कोर्ट कहाँ लगेगी, लोगों को कैसे बुलाया जाएगा, सुनवाई कैसे होगी, सब कुछ इसमें लिखा है। इसका मकसद है एकरूपता और स्पष्टता। ठीक है, तो चलिए अब इस इमारत की पहली ईंट रखते हैं। हम बात करेंगे धारा 51 से 63 की। ये वो सेक्शंस हैं जो किसी भी केस की बिल्कुल शुरुआती कार्रवाई की नींव डालते हैं। मतलब जगह, ट्रांसफर और समन, ये 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। धारा 51 ये बहुत सीधी सी बात कहती है, एक रेवेन्यू ऑफिसर, मान लीजिए एसडीओ या तहसीलदार, अपने इलाके में मतलब अपने जुरिस्डिक्शन में कहीं भी कोर्ट लगा सकता है। सोचिए, कभी कभी मौके पर जाकर सुनवाई करनी पड़ती है, तो ये सुविधा इसीलिए दी गई है। हाँ, एक शर्त है, अगर वो अपने इलाके से बाहर जाकर कोर्ट लगाता है तो उसे इसका कारण लिखित में देना पड़ेगा। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। अब आते हैं केस ट्रांसफर करने की पावर पर। धारा 53 और 54 में एक क्लियर हायरार्की है, मतलब कौन किसके केस को ट्रांसफर कर सकता है। देखिए, जो न्यायिक मामले हैं यानी जुडिशियल केस, उन्हें ट्रांसफर करने की सबसे बड़ी पावर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और जो गैर न्यायिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, उन्हें राज्य सरकार या कमिश्नर ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ, लोकल लेवल पर भी पावर है, जैसे कलेक्टर या एसडीओ अपने नीचे काम करने वाले अधिकारियों को केस दे सकते हैं। सिस्टम एकदम साफ है। चलिए अब आते हैं समन पर। धारा 57 से 59। अब कोर्ट खुद तो चलकर किसी के घर नहीं जा सकती, है ना? तो वो लोगों को बुलाती कैसे है? यही काम आता है समन। ये कोर्ट का वो ऑफिशियल बुलावा है जो पार्टियों और गवाहों को बताता है कि आपको अदालत में हाजिर होना है। इसके बिना कोई भी केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये कार्यवाही का बिल्कुल पहला और सबसे जरूरी कदम है। देखिए, सिर्फ समन भेज देना काफ़ी नहीं होता। कानून कहता है कि उसकी तामील यानी डिलीवरी सही तरीके से होनी चाहिए और धारा 59 इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती है। सबसे पहले कोशिश होती है पर्सनल डिलीवरी की, मतलब सीधे उस व्यक्ति, उसके एजेंट या वकील को देना। अगर वो नहीं मिलते तो दूसरा ऑप्शन है परिवार के किसी भी वयस्क पुरुष सदस्य को देना। और मान लीजिए ये भी नहीं हो पाता, तब आता है आखिरी उपाय, चस्पा करना। मतलब समन को घर के किसी ऐसे हिस्से पर चिपका दिया जाता है जहां से वो आसानी से दिखे। ये जो क्रम है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब तक हमने केस शुरू करने की बातें की। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सुनवाई कैसे होती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेवेन्यू एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी से कैसे जुड़ा हुआ है। ये समझना जरूरी है कि रेवेन्यू कोर्ट्स सिविल कोर्ट से कितनी मिलती जुलती हैं और कहाँ बिल्कुल अलग हैं। यहाँ इस टेबल पर एक नज़र डालिए।
आपको साफ दिखेगा कि राजस्व कानून कोई अकेला खड़ा कानून नहीं है। ये सीपीसी के बड़े सिद्धांतों से बहुत कुछ लेता है, जैसे कि लोगों को हाजिर होने के लिए बुलाने की शक्ति, ये सीपीसी के सेक्शन 132, 133 जैसी ही है। या फिर केस का खर्चा वसूलने का नियम जो धारा 66 में है, वो बिल्कुल सीपीसी की धारा 35 जैसा है। यहाँ तक कि आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता का भी ऑप्शन है। और सबसे बड़ा उदाहरण है रिव्यू का। धारा 86 में रिव्यू के ग्राउंड्स ठीक वही हैं जो सीपीसी के ऑर्डर 47 रूल 1 में दिए गए हैं। इससे एक बात साफ होती है कि प्रक्रिया की आत्मा एक ही है। तो अब सवाल उठता है कि समन मिलने के बाद भी अगर कोई सुनवाई पर नहीं आया तो तब क्या होगा? यहीं पर धारा 63 काम आती है। ये साफ कहती है कि अगर कोई पार्टी नहीं आती है तो कोर्ट या तो केस को एक तरफा सुन सकती है या उसे खारिज भी कर सकती है। लेकिन कानून हमेशा एक और मौका देता है। धारा 65 के तहत जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो 30 दिन के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता है, और अगर उसका कारण जायज़ है तो कोर्ट अपने आदेश को रद्द कर सकती है। चलिए, अब तक हमने कानून की बातें की, अब जरा एक वकील का चश्मा पहनकर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आता है जिसका जमीन का कोई मामला है, तो ये सारी धाराएं असल जिंदगी में कोर्ट में कैसे काम करती हैं, आइए देखें। केस ये है, एक किसान है जिसकी खेती की जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। वो आपके पास आता है और आप एसडीओ कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं। अब यहाँ से एक वकील के तौर पर आपका असली काम शुरू होता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपका सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है विपक्षी पार्टी पर समन की तामील सही तरीके से करवाना। ये सुनने में छोटा लगता है पर पूरा केस इसी पर टिका है। सोचिए, अगर आपने धारा 59 की प्रक्रिया में ज़रा सी भी चूक कर दी तो विपक्षी बाद में आकर कह सकता है कि मुझे तो समन मिला ही नहीं, और अगर उसने ये साबित कर दिया तो आपका जीता हुआ केस भी पलट सकता है। इसीलिए एक स्मार्ट वकील क्या करता है? वो ये पक्का करता है कि समन सर्व करने वाले अधिकारी की सर्विस रिपोर्ट कोर्ट की फाइल में ठीक से लगी हो। वो रिपोर्ट एक तरह से आपका ब्रह्मास्त्र है। उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि समन किसे, कब और कैसे दिया गया। ये छोटा सा कागज आपके केस की नींव को पत्थर की तरह मजबूत बना देता है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लिया। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके लिए सबसे जरूरी है, परीक्षा। आरजेएस प्री और मेंस में इस चैप्टर से क्या और कैसे पूछा जा सकता है? प्री एग्जाम के लिए आपको फैक्ट्स पर पकड़ मजबूत रखनी होगी। कुछ सवाल जो सीधे सीधे बन सकते हैं, जैसे एक जुडिशियल केस को एक जिले से दूसरे में कौन ट्रांसफर कर सकता है? जवाब, राजस्व मंडल। एक तरफा आदेश को सेट असाइड करवाने की टाइम लिमिट क्या है? जवाब, 30 दिन। अगर व्यक्ति नहीं मिलता तो समन तामील का आखिरी तरीका क्या है? जवाब, चस्पांक करना। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अब अगर मेंस की बात करें तो वहां सवाल थोड़ा गहरा होगा। जैसे ये सवाल देखिए, इसका जवाब कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, अपने जवाब को 2 हिस्सों में तोड़िए। पहले हिस्से में धारा 57 से 59 तक की समन और तामील की पूरी प्रक्रिया को डिटेल में समझाइए, और दूसरे हिस्से में इसकी तुलना सीपीसी के ऑर्डर 5 से कीजिए। बताइए कि क्या क्या समानताएं हैं और क्या फर्क है। एक स्ट्रक्चर्ड जवाब आपको पूरे नंबर दिलाएगा। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने देखा कि प्रक्रिया सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये न्याय का रास्ता है। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये रास्ता मंजिल से भी ज्यादा जरूरी हो जाए? मतलब, क्या प्रोसीजरल जस्टिस असल जस्टिस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।